तो जैसा कि दोस्तों आज हम जानने वाले हैं फ्रोस्ट फ्री मैकेनिकल फ्रिज के वायरिंग डायग्राम के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे फ्रोस्ट फ्री मैकेनिकल फ्रिज में कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, उनमें कौन कौन सा पार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम उन पार्टों के नाम लिख लेंगे और उन पार्टों के बारे में फिर वो किस क्रम में लगे होते हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम उन पार्टों के नाम लिख लेंगे जिससे कि हमें आगे वायरिंग डायग्राम बनाने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम पहले नंबर पे लिख लेते हैं हम थर्मोस्टेट। दूसरा आता है इसमें टाइमर। तीसरा हम लिख लेते हैं थर्मल फ्यूज। चौथा बायोमेटल। पांचवा कंप्रेसर। छठा ओवरलोड। सातवां रिले। आठवां रनिंग कैपेसिटर। एक कैपेसिटर भी लगा होता है कई फ्रिजों में 4 या 5 MFD का। नौवां है हमारा हीटर। 10वां है हमारा बल्ब। 11वां है हमारा डोर स्विच। 12वां है हमारा फैन मोटर। तो दोस्तों ये 12 पार्ट हैं हमारे जो कि हमारे इस फ्रिज में हम यूज करते हैं फ्रिज को ऑपरेट करने के लिए। इसमें आप थर्मल फ्यूज एक की जगह 2 भी लगा सकते हैं और हीटर भी आपका एक की जगह, एक मेन हीटर की जगह आपका ड्रेन हीटर भी हो सकता है और एक डैम्पर हीटर भी आपका किसी फ्रिज में लगा हुआ हो सकता है। तो दोस्तों ये 12 पार्ट हमारे लगे हुए होते हैं फ्रोस्ट फ्री मैकेनिकल फ्रिज में। अब हम इस सभी 12 पार्टों को सही क्रम में वायरिंग डायग्राम के हिसाब से लगाने वाले हैं और अब हम ये जानेंगे कि फ्रोस्ट फ्री मैकेनिकल फ्रिज में किस तरह से वायरिंग होती है या होकर के आती है और ये जो 12 पार्ट हैं ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। दोस्तों अब हम इन सभी पार्टों का यहाँ पे ड्राइंग बना लेते हैं और उसके बाद हमारे इन पार्टों में सप्लाई किस तरह से चलती है, किस तरह रन करती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थर्मोस्टेट का एक सिंबल बना लेंगे। ये हमारा थर्मोस्टेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर डीफ्रोस्ट टाइमर बनाएंगे। इसमें 4 पॉइंट होते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर। इन 4 पॉइंटों में से
2 पॉइंट इस टाइमर के अंदर की जो मोटर है, जो टाइमर को स्टार्ट करने के लिए लगाई होती है, उसके लिए है। और एक जो पॉइंट है इसमें, वो आपको कंप्रेसर पे सप्लाई पहुंचाती है। और जो आखिरी पॉइंट आपका इसमें बचा हुआ है, वो हीटर को ऑन करने के लिए है। टाइमर, उसके बाद बायोमीटर बना लेते हैं। बायोमेटल, फिर यहाँ पे हमारा आ गया डिफ्रोस्ट हीटर। ये हीटर हमारा ग्लास हीटर भी हो सकता है और कोयल हीटर भी हो सकता है। और उसके बाद यहाँ बना लेते हैं हम थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज, उसके बाद बना लेते हैं हम यहाँ पे डोर स्विच। ये 2 वे डोर स्विच है। फिर हमारा यहाँ पे आ गया फैन मोटर। यहाँ पर आ गया हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर के यहाँ 3 पॉइंट हो गए, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। और इसके साथ में इसके बगल में बना लेते हैं हम OLP। ओवरलोड प्रोटेक्टर। यहाँ पे हम बना लेते हैं PTC रिले। और इसके साथ ही बना लेते हैं हम कैपेसिटर। FD। और यहाँ पे हम बना लेते हैं बल्ब। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो 12 पार्ट हैं, इन 12 पार्टों को यहाँ पे ड्राइंग के रूप में मैंने बना दिया है। अब इसमें जो हमारी 220 वोल्टेज की सप्लाई है, पार्टों में ऑपरेट होगी, कैसे कैसे चलेगी इस पार्ट, कैसे कैसे इन पार्टों में मूव करती है, वो बस बनाना रह गया है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए वायरिंग डायग्राम के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसमें सप्लाई पहुंचाते हैं। यहाँ पर मैं जो हमारी 220 वोल्ट सप्लाई है उसको ले लेता हूँ। ये हमारा न्यूट्रल हो गया, और इसको आप लाइन मान लीजिए। और ये हमारा अर्थिंग का है। तो अर्थिंग तो हम फ्रिज की बॉडी में कहीं पे भी दे देंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रल को उठा करके थर्मोस्टेट में जोड़ देंगे, और थर्मोस्टेट की जो दूसरी वायर है वहाँ से न्यूट्रल होते हुए टाइमर का 3 नंबर वाला पॉइंट है उसमें जोड़ देंगे। टाइमर का 3 और 1 नंबर पॉइंट जो है वो टाइमर की मोटर की पॉइंट है। इन दोनों में सप्लाई जब 220 वोल्टेज पहुंचेगी तभी आपका टाइमर ऑन होगा। तो अभी टाइमर तक हमने न्यूट्रल पहुंचा दिया है थर्मोस्टेट के थ्रू। उसके बाद न्यूट्रल की एक वायर ले करके हम बल्ब में जोड़ देंगे, और बल्ब से जो न्यूट्रल हमारी निकलेगी वो सीधा डोर स्विच के जो कॉमन पॉइंट होगा उसमें जाकर के जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने थर्मोस्टेट में सप्लाई पहुंचा दिया है अब तक, और टाइमर में न्यूट्रल पहुंचा दिया है, और बल्ब और डोर स्विच में भी हमें न्यूट्रल पहुंचा दिया है। दोस्तों, यहाँ तक आप समझ ही चुके होंगे। अभी हमारा टाइमर ऑन नहीं हुआ है, अभी हम इस टाइमर को ऑन करेंगे
ताकि ये बाकी के जो हमारे पार्ट्स हैं, हीटर है, कंप्रेसर है, उनके ऊपर सप्लाई दे। क्योंकि टाइमर ऑन होने के बाद ही अब आपका कंप्रेसर और हीटर वगैरह ऑन होता है। तो अब हम यहाँ से लाइन को उठाएंगे और लाइन उठा करके लाइन की एक वायर थर्मल फ्यूज में जोड़ देंगे और थर्मल फ्यूज की एक वायर हीटर में जोड़ देंगे। जो हमारा लाइन है वो थर्मल फ्यूज से होकर ही हीटर पे जाएगा। ये क्योंकि थर्मल फ्यूज, हीटर और बायोमेटल ये तीनों आइटम सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। अगर हीटर ज़्यादा देर तक ऑन रह जाता है तो ये हमारा थर्मल फ्यूज उड़ जाएगा और थर्मल फ्यूज उड़ने के कारण यहाँ से हीटर को सप्लाई जानी बंद हो जाएगी, जिससे कि हमारे फ्रिज में आग लगने की समस्या नहीं रहेगी। हमारा फ्रिज वहीं पे बंद पड़ जाएगा और हीटर को सप्लाई नहीं पहुंचेगी। इसलिए सबसे पहले इसमें थर्मल फ्यूज में हम सप्लाई देते हैं, उसके बाद हीटर में सप्लाई जाती है और हमारे डीफ्रोस्ट हीटर से ही जो हमारी लाइन है वो बायोमेटल में जाती है। दोस्तों, हीटर से लाइन निकलने के बाद जो हमारी लाइन होती है वो यहाँ से ही टाइमर के 1 नंबर पॉइंट पे चली जाएगी, जिससे कि जो हमारी टाइमर की मोटर है वो ऑन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो टाइमर है उसमें 220 वोल्टेज पहुंच चुका है। तो हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा और ये एक बार कंप्रेसर को और फिर कुछ देर बाद बायोमेटल के थ्रू डीफ्रोस्ट हीटर को सप्लाई देगा। तो दोस्तों, अभी हमारा टाइमर तो ऑन हो चुका है, पर जो हमारा डीफ्रोस्टिंग के लिए इसमें पार्ट वो ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने बायोमेटल को टाइमर के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, इसको कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, हमारी बायोमेटल की दूसरी वायर है, उसमें भी लाइन आ चुका है। वो लाइन हमारी टाइमर की 2 नंबर पे चली जाएगी। ये जो हमारा टाइमर का 2 नंबर का पॉइंट है, ये हमारा डीफ्रोस्टिंग के लिए है। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस वायरिंग डायग्राम में जो हमारा डीफ्रोस्टिंग के पार्ट लगे हुए हैं उन तक हमने सप्लाई पहुंचा दी है। अब जैसे ही हमारा टाइमर डीफ्रोस्ट मोड पे जाएगा तो हमारे डीफ्रोस्ट में जितने भी पार्ट हैं उनके लिए सप्लाई पहुंच जाएगी और वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। अब बस हमें कंप्रेसर को स्टार्ट करना रह गया है, जिससे कि हमारा ये वायरिंग डायग्राम पूरा कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, अभी हमारे टाइमर में सप्लाई आ चुकी है 220 वोल्टेज और ये हमारा टाइमर ऑन हो गया है। तो अब ये टाइमर जैसे ही ऑन होगा तो ये 4 नंबर पे कंप्रेसर के लिए सप्लाई आउट करेगा। तो यहाँ से एक सप्लाई निकलेगी और ये आपके पीटीसी रिले के रनिंग वाले पॉइंट पे आके जुड़ जाएगी। और ये पीटीसी रिले आपका इस तरह से कंप्रेसर में कनेक्ट हो जाएगा। जो पीटीसी रिले का स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो स्टार्टिंग से, और जो रनिंग वाला पॉइंट है आपका वो रनिंग से कनेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा ये रनिंग कैपेसिटर है, इसकी दोनों वायर जो हमारी पीटीसी रिले के 2 पॉइंट हैं उनमें जाकर के जुड़ जाएगी। तो दोस्तों, जो न्यूट्रल है हमारा वो टाइमर से निकल करके अब कंप्रेसर तक पहुंच चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें लाइन देना बाकी रह गया है। तो ये हमारी लाइन की वायर है, यहाँ से हम लाइन लेंगे और इसमें सीधा ओएलपी में ला करके जोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारे कंप्रेसर पे लाइन जाती है वो ओएलपी के थ्रू जाती है। तो ओएलपी की एक वायर, तो ओएलपी के एक पॉइंट पे हमारा लाइन आ जाएगा और जो ओएलपी का दूसरा पॉइंट है जिससे हमारी लाइन आउट होती है ओएलपी से, वो हमारे कंप्रेसर के पॉइंट पे जाके लग जाएगी, जिससे कि हमारा कंप्रेसर अब ऑन हो जाएगा जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे। अब इसमें हमारा फैन मोटर और डोर स्विच ये और रह गया कनेक्ट करना। तो उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ से ही जो हमारी टाइमर से न्यूट्रल निकली है वो न्यूट्रल हम उठा करके फैन मोटर में दे देंगे, और जो हमारी दूसरी वायर है फैन मोटर की वो हम
डोर स्विच में दे देंगे, जिससे कि हमारा डोर, फ्रिज का डोर जैसे ही बंद होता है तो हमारा फैन चलना शुरू हो जाता है, और जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो हमारा फैन बंद होकर के हमारा बल्ब चलना शुरू हो जाता है। परंतु इसमें अभी तक हमारी लाइन नहीं गई है, न्यूट्रल हमारा बल्ब के थ्रू आ चुका है, परंतु अभी तक इसमें हमने लाइन नहीं दिया है। तो ये जो हमारी लाइन की वायर जा रही है OLP के लिए, यहाँ से हम एक लाइन उठा करके हमारे डोर स्विच में दे देंगे, तो ये जो हमारा फ्रिज का पूरा वायरिंग डायग्राम है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप फ्रिज की वायरिंग डायग्राम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और आप इस डायग्राम को बहुत ही आसानी से अपने दिमाग में बिठा के रख सकते हैं। आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा और सिंपल से वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और आपको कोई भी भूल चूक इस वायरिंग डायग्राम में आपको दिख रही है या लग रही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ और बताना भी चाहते हैं मुझे इस वायरिंग डायग्राम के बारे में या किसी और प्रॉब्लम के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और जो ये वायरिंग डायग्राम मैंने आपको ड्राइंग करके बना के समझाने की कोशिश करी है, मैं इसका एक प्रैक्टिकल भी आपको बना करके अपनी आने वाली वीडियो में जरूर डालूंगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये जो वायरिंग डायग्राम है ये वाकई में सही है। और इसी प्रकार से हमारे जो फ्रोस्ट फ्री मैकेनिकल फ्रिज की वायरिंग होती है, और ये जो हमारे 12 पार्ट हैं जो हम इस मैकेनिकल फ्रोस्ट फ्री फ्रिज में इस्तेमाल करते हैं, इन पार्ट के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो, जानना हो कि ये पार्ट कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कितने टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना करके अपने इस YouTube चैनल पे डाल दूंगा, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा काम करने में आसानी हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।